चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर जेट अभी एक वायरल वीडियो में देखने को मिला और इसको देखकर पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि अभी तक इसको कोई बना ही नहीं पाया। सिर्फ चाइना को छोड़कर अमेरिका भी अभी इस पर काम ही कर रहा है। और हम इंडियंस का तो हाल ऐसा है कि 2035 तक हमारा टारगेट है 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का। इस वीडियो में हम चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट और इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फाइटिंग की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6th जनरेशन के फाइटर जेट वाकई में गेम चेंजर होंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बने हैं, तो इनका काम ही रडार और इंफ्रारेड सेंसर से बच के रहना है। तो ऑब्वियसली यह कितनी तबाही कर सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह दुश्मन की टेरिटरी में कब आकर गए इनका पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले हम फाइटर जेट की जनरेशन को समझते हैं। आज के टाइम में सभी देश अच्छे अच्छे वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन वेपन्स का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इनको कैरी करने के लिए कोई प्लेन ना हो। तो टाइम के साथ में इन फाइटर प्लेन की स्पीड बढ़ती गई और ये एडवांस वेपन भी कैरी करने लगे। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्पीड का। साउंड की स्पीड होती है 1225 किलोमीटर पर आवर, जिनको फाइटर प्लेन अपनी लैंग्वेज में माक 1 बोलते हैं। तो सबसे पहले जनरेशन के फाइटर प्लेन जो थे वह सबसोनिक स्पीड पर चलते थे, यानी यह साउंड की स्पीड से भी स्लो चलते थे। फिर आए सुपरसोनिक, जो माक 1 से लेकर माक 5 की स्पीड पर चलने लगे। और अब 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन जो हाइपरसोनिक स्पीड पर चलने की कैपेसिटी रख सकते हैं, जिनकी स्पीड माक 5 से भी ज्यादा है। चीन का चेंगडू J36 एक 6th जनरेशन फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप बताया जा रहा है। हमने इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का 3D मॉडल, वायरल वीडियो और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के पहले के 5th जनरेशन के बने हुए एयरक्राफ्ट से आइडिया लेकर बनाया है। यह एग्जैक्ट नहीं है। फाइटर जेट का सबसे पहले काम होता है हेवी वेपन्स को कैरी करने के लिए इसके पास में हेवी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और इसकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है इसके विंग्स पर। चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट J36, इसका विंग स्पेन वीडियो में देखने से काफी वाइड लग रहा है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह लगभग 20 मीटर तक का हो सकता है। चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट J20 को बनाया, उसका विंग स्पेन सिर्फ 13 मीटर का है। और हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास में अवेलेबल सबसे लेटेस्ट राफेल, उसका विंग स्पेन 10.9 मीटर है। कुछ और भी कंट्रीज के एयरक्राफ्ट है जिनका आप विंग स्पेन यहाँ पर देख सकते हो। टोटल लेंथ एयरक्राफ्ट की 22 मीटर एक्सपेक्ट की जा रही है नोज वाली इस पिटट ट्यूब के बिना। अब इनका मतलब क्या होता है वह भी समझ लेते हैं। इतने बड़े साइज के विंग लार्ज क्वांटिटी में फ्यूल को कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्सपेक्टेड रेंज बताई जा रही है 3000 किलोमीटर। यह फाइटर जेट कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, जिसकी वजह से रडार का क्रॉस सेक्शन एरिया इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। बेसिकली यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसके विंग का टेलिंग एज एक डायमंड शेप बना रहा है, और डायमंड को यदि आपने देखा हो तो उसकी हर एक साइड किसी न किसी एंगल पर बनी होती है, वह एकदम फ्लैट नहीं होता है। अब ये परफेक्ट डायमंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह रडार के जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन को मोड़ देगा और उनको वापस रडार तक नहीं पहुंचने देगा। और साथ में इसकी जो स्मूथ एज होती है वह रडार के सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में स्कैटर कर देगी, जिससे रडार के पास में वापस बहुत ही वीक सिग्नल पहुंचेगा और रडार इस प्लेन को देख ही नहीं पाएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। इस टॉर्च और इसके पीछे की प्लेट को आप रडार समझो और इस मिरर को आप फाइटर प्लेन समझो। यदि टॉर्च मिरर के एकदम सामने रखी हुई है तो लाइट जाएगी और मिरर से टकराकर वापस टॉर्च के पास में आ जाएगी और रडार कैप्चर कर लेगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि ये मिरर अपने आप को थोड़ा सा टिल्ट एंगल पर रख दे तो लाइट आएगी, लेकिन उसको यह दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा और रडार को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि इसकी विंग का स्वीप एंगल 49 डिग्री के अराउंड है। स्वीप एंगल एयरक्राफ्ट की बॉडी से विंग का एंगल होता है, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही हवा का ड्रैग फोर्स कम लगेगा, जिससे प्लेन की स्पीड, स्टेबिलिटी और मैन्युवरेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब ये मैन्युवरेबिलिटी क्या होता है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फाइटर प्लेन हवा में तेजी से टर्न लेने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि यह दुश्मन के मिसाइल या फाइटर जेट को मैनिपुलेट कर सके। और यह काम 4th जनरेशन के फाइटर प्लेन अच्छे से करने लग गए थे, लेकिन 6th जनरेशन में यह सब कैपेबिलिटीज तो है ही, लेकिन यह प्लेन बेसिकली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है, जिनका काम है बेवकूफ बनाना। तो ये डिटेक्ट भी नहीं होते हैं और दुश्मन की टेरिटरी में भी जाकर आ सकते हैं। चेंगडू J36 का वॉल्यूम काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, और प्लेन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी बेली स्लाइटली फॉरवर्ड से ही स्टार्ट हो रही है। बेली बेसिकली फाइटर प्लेन की ऐसी जगह होती है जहां पर वेपन्स को अंदर की तरफ स्टोर किया जाता है, क्योंकि बाहर से वेपन इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। अब बेली के अंदर वेपन बे होती है जिसमें वेपन सेट रहते हैं, और इसकी वेपन बे को देखकर लगता है कि इसकी अराउंड 6 मीटर की लेंथ है
और इंटरेस्टिंगली चीन की लेटेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल PL-17 की लेंथ भी 6 मीटर ही है। साइड से कॉकपिट कवर भी दिख रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इसमें 2 पायलट एक साथ में साइड बाय साइड बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह 6th जनरेशन फाइटर जेट प्लेन है, तो यह एक ड्रोन की तरह काम कर सकता है, जिससे पायलट ग्राउंड से ही इसको ऑपरेट करवा सकता है। और सेकंड ऑप्शन यह भी है कि पायलट इसके अंदर से भी इसको ऑपरेट कर सकता है। 6th जनरेशन फाइटर प्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इंटीग्रेट किए गए हैं, जो हाई स्पीड डेटा कैलकुलेशन और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। चीन के इस एयरक्राफ्ट में टोटल 3 इंजन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दोनों साइड के इंजन एयर इनटेक के लिए बेली/साइड इनटेक यूज करते हैं और बीच का इंजन डोर्सल इनटेक यूज करता है, जो असल में प्लेन के ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है जहां से इंजन के अंदर हवा जाती है। फाइटर प्लेन में हाई स्पीड जेट इंजन लगे रहते हैं, जिनकी वर्किंग आप इस वीडियो से देख सकते हो। अब यहाँ पर 3 इंजन क्यों यूज किए गए हैं मैन्युफैक्चरर्स ने, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि इसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों ही नहीं है और अभी वैसे भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर्स के पास में कोई हाई पावर कॉम्पैक्ट साइज इंजन ना हो, तो फिर प्लेन की रिक्वायर्ड पावर सप्लाई करने के लिए 3 इंजन भी यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। एक्चुअल में इस प्लेन की साइज और इसमें लगी डबल व्हील बोगीज को देखकर इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 50 टन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दुनिया में कुछ और भी प्लेन है जिनकी आप वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी देख सकते हो, और अपने इंडिया के राफेल की कैपेसिटी भी आप देख सकते हो। अब इतने हाई वेट को कैरी करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। चीन का 5th जनरेशन प्लेन चेंगडू J-20 में लगा WS-15 इंजन 150 से 170 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्रिएट करता है। हो सकता है आने वाले टाइम में यह 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट क्रिएट करने लगे, लेकिन फिर भी यह इंजन 6th जनरेशन फाइटर प्लेन को पावर देने के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, शायद इसलिए 3 इंजन यूज किए गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच का इंजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम में लिया जाए, क्योंकि न्यू जनरेशन फाइटर जेट की पावर डिमांड भी काफी ज्यादा होगी। अब हाई पावर डिमांड की वजह से इनका इंजन से ज्यादा हीटेड गैस बाहर निकलती है, जिससे इंफ्रारेड सेंसर इजीली पकड़ सकता है। तो फिर इससे बचने के लिए यह एग्जॉस्ट गैस को मैक्सिमम कूल करके बाहर छोड़ते हैं। आप इनके नोजल का साइज देख सकते हो। इनकी डिजाइन कुछ ऐसी होती है कि यह गैस को हवा में काफी दूर तक फैला देते हैं, जिससे हॉट स्पॉट क्रिएट नहीं होगा और इंफ्रारेड सेंसर के लिए पकड़ना इनको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या आपने इस फाइटर प्लेन में एक चीज नोटिस की, और वह है इसमें कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए। जहां पर रेगुलर फाइटर प्लेन में आप देखते हो रडर लगे रहते हैं इसकी बेटर स्टेबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ फ्लैप्स दिखाई देते हैं जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है यह 6th जनरेशन फाइटर जेट है, तो इसका एडवांस कंप्यूटर सिस्टम फ्लैप्स की हेल्प से ही बेटर स्टेबिलिटी और मैन्यूवर करवा सकता है। और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होना अच्छा है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन कुछ लोगों का यह भी बोलना है कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेन को मैन्यूवर करवाना आसान नहीं होगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब इनके पास में अच्छी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, तो जब तक हम इनका पता लगाएंगे तब तक यह अपना काम करके निकल लेंगे। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं है, तो सब अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, चीन ने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप शायद तैयार कर लिया है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया अभी इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पीछे रह गया है, तो हमें बहुत कुछ बदलाव और जल्दी अचीव करने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। थैंक यू।